आज अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो फर्स्ट हेड का हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज। इसमें बेसिकली 3 सेक्शन हम लोग कवर करते हैं और ये 3 सेक्शन ही इनकम फ्रॉम सैलरी हेड को कवर करता है। सेक्शन 15, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17। सेक्शन 15 जो होगा वो चार्जिंग सेक्शन है, जो हमें बताता है कौन कौन से इनकम्स हम लोग इस हेड में दिखाएंगे, और सेक्शन 16 में हम लोग डिडक्शन का बात करेंगे। सैलरी हेड में टैक्सेबल होने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन होता है वो होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। मतलब इसमें एक बंदा होगा जिसके पास राइट होता है कि वो आपको ऑर्डर देगा कि ये करो। इसमें एक दूसरा भी बंदा होगा जिसके पास ये ऑब्लिगेशन होता है कि उस ऑर्डर को फुलफिल करना। तो एम्प्लॉयर के पास कमांड मतलब राइट होता है ऑर्डर देने का, और एम्प्लॉय के पास वो ऑब्लिगेशन होता है उस ऑर्डर को फॉलो करने का। अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है तो एम्प्लॉयर से जो भी उसे पैसा मिलेगा एम्प्लॉय को, वो सैलरी हेड में इनकम होगा एम्प्लॉय का। तो फर्स्ट जो प्राइम टेस्ट हम लोग बोलते हैं ना, वो है कि अगर सैलरी हेड में कुछ भी टैक्सेबल है तो देखना होगा जो पैसे दे रहा है और जिसको पैसे मिल रहे हैं दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। और इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये देखना होगा कि एम्प्लॉयर के पास ऑर्डर देने का राइट होना चाहिए और एम्प्लॉय के पास उस ऑर्डर को फॉलो करने का ऑब्लिगेशन होना चाहिए। बहुत बार हम लोग बात बात में सुनते हैं ना, फुल टाइम कोई सैलरी में पर्सन है, बहुत लोग बोलते हैं हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो सैलरी चैप्टर भी बोलता है आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं। और अगर आपका रिलेशनशिप आपका जो रिलेशनशिप है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप का डेफिनेशन को फुलफिल करता है, तो चाहे आप फुल टाइम काम कर रहे हो चाहे पार्ट टाइम काम कर रहे हो, अगर वहां से सैलरी मिल रहा तो वो इस हेड में टैक्सेबल होगा। इस चैप्टर में एक और टर्म आता है फॉरगोइंग ऑफ सैलरी। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, सपोज कीजिए कि मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, मुझे सैलरी मिली, मैं ऑफिस से निकल के वो सैलरी किसी एनजीओ को जाके दे आया। पूरी सैलरी मिली, मैंने एनजीओ को दे दिया पूरी की पूरी सैलरी। इनकम टैक्स मेरे को बोलता है भाई साहब आपको जो सैलरी मिली वो आपकी इनकम है, आपको उस पर टैक्स देना होगा। मैं बोलता हूं सर वो सैलरी तो मिली लेकिन वो सैलरी तो मैंने यूज किया नहीं, मैंने तो पूरा एनजीओ को दे दिया। अब देखिए इनकम टैक्स बोलता है कि साहब ये टैक्सेबल है। क्यों टैक्सेबल है समझना है अपने को। बोलते हैं कि सैलरी आपको मिला और आपने जाके किसी एनजीओ को दिया। आप ये सैलरी एनजीओ को नहीं देके कोई टेंपल में भी दे सकते थे, कोई मस्जिद में भी दे सकते थे, कोई चर्च में भी दे सकते थे। दैट मीन्स पूरा डिसीजन है कि ये सैलरी कैसे यूटिलाइज होगा वो आपके ऊपर है। इसका मतलब ये सैलरी जो आपने अभी एनजीओ को दिया, आपने सैलरी का यूज किया है, जिसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इनकम बोलते हैं, और ये सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। तो फॉरगोइंग ऑफ सैलरी जो होता है दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम और इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। तो हम लोग बोल सकते हैं साहब ये टैक्सेबल है। फिर एक टर्म आता है सरेंडर ऑफ सैलरी। इसमें क्या होता है कि एक सरेंडर ऑफ सैलरी से रिलेटेड ना सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एक्ट है, वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट 1961, इनकम टैक्स एग्जम्पशन से रिलेटेड है। अगर आप सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर देते हैं दैट मींस को सैलरी आपको मिलेगी नहीं, आपका एम्प्लॉयर सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में डालेगा। वहां पे आपको सैलरी मिला नहीं, आपके मन मुताबिक आपने कुछ काम किया नहीं, आपने नहीं दिया एनजीओ में नहीं दिया, आपने चर्च में नहीं दिया, आपने मस्जिद में नहीं दिया, वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से आपके सैलरी को यूज करती है। तो इसको हम लोग सरेंडर ऑफ सैलरी बोलते हैं और ये एग्जेम्प्ट है। मतलब सरेंडर ऑफ सैलरी जो होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, उस पर टैक्स अपने को नहीं देना होगा। एक और टर्म आता है सैलरी पेड टैक्स फ्री। मतलब अपने को सैलरी मिला है और वो सैलरी टैक्स फ्री है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इनकम टैक्स में। टैक्स फ्री सैलरी बोल के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर टैक्स फ्री सैलरी का मतलब होता है कि इंप्लॉय को सैलरी जो मिल रही है उस पर इंप्लॉय को टैक्स नहीं देना होता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर टैक्स पेमेंट होता ही नहीं है, उस पर इंप्लॉयर टैक्स का पेमेंट करता है। अगर हम एग्जांपल लें तो ऐसा बोल सकते हैं कि हम किसी ऑफिस में ज्वाइन करते हैं, लेट्स एबीसी कंपनी में हम ज्वाइन करते हैं, और वहां बोलते हैं सर मेरे को ना इन हैंड 12 लाख रुपए सैलरी चाहिए, यानी हर महीने 1 लाख रुपए की सैलरी चाहिए, और मेरे को ना टैक्स वैक्स नहीं देना है, जो टैक्स देना होगा वो आप समझो। मेरे पास एक स्पेशल स्किल है, मैं बहुत अच्छे से काम करता हूं, एम्प्लॉयर को ये बात पता है, उन्होंने मेरा वेरिफिकेशन कराया है, उनको लगता है कि मुझे एज ए एम्प्लॉय उनको हायर करना ही है। वो बोलते चलो कोई नहीं, हम तुमको 12 लाख रुपए साल का देंगे, यानी 1 लाख रुपए महीने देंगे, इसके ऊपर जो भी टैक्स होगा वो एम्प्लॉयर समझेगा। तो इसके लिए हम लोग को बैक कैलकुलेशन करना होता है कि अगर 12 लाख रुपए मेरे को इन हैंड मिलना है तो मेरा ग्रॉस सैलरी कितना होगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि टोटल 15 लाख, कैसे 12 लाख रुपए मुझे देगा एम्प्लॉयर और 3 लाख रुपए उनको टैक्स देना है। तो जब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न में सैलरी इनकम दिखाएंगे तो हम ऐसा दिखाएंगे कि सर मेरा सैलरी जो है वो 15 लाख रुपए है, इसमें से 3 लाख रुपए टैक्स था, 12 लाख रुपए मुझे मिला है। 15 लाख पे जो भी टैक्स होता है वो देख लीजिए, 3 लाख रुपए ऑलरेडी मेरा आपके पास जमा है। तो सैलरी पेड टैक्स फ्री, इसका यही मतलब होता है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस ऑफ चार्ज। तो देखिए सैलरी जो होगा वो टैक्सेबल होगा ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, उसके बेसिस पे। चाहे सैलरी आपका ड्यू हो जाए, ड्यू होने का मतलब सैलरी लेने का राइट आपका बन गया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, या फिर सैलरी आपने एडवांस में ही अगर रिसीव कर लिया तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। दोनों में जो इवेंट पहले होता है सैलरी उस इवेंट पे टैक्सेबल होगा। तो ड्यू बेसिस पे और रिसीट बेसिस पे, मतलब हम लोगों ने सैलरी रिसीव कर लिया, दोनों में जो अर्लियर होगा उस बेसिस पे सैलरी टैक्सेबल होता है। ऐसा है कि सपोज कीजिए कि एक फाइनेंशियल ईयर जो कि अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में एंड करता है, मैं 1 तारीख से लेके 30 तारीख 31 तारीख जो भी मंथ का एंड होता है वहां तक काम करता हूं और मुझे सैलरी मंथ के एंड में ही मिल जाता है। एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे अप्रैल में मैंने 1 से 30 तक काम किया, 30 तारीख को सैलरी मिल गया, ड्यू और रिसीट सेम डे। 1 तारीख से 30 तारीख तक मैंने अप्रैल में काम किया और मुझे सैलरी मई का 5 मई को मिल रहा है, नेक्स्ट मंथ में। तो मेरा 30 तारीख को सैलरी मांगने का राइट तो हो गया ना कि सर मैंने 1 से 30 तारीख तक काम किया, मुझे सैलरी दो। तो इसको हम लोग बोलते हैं सैलरी मेरा ड्यू हो गया 30 तारीख को। रिसीव कब हो रहा मुझे? 5 मई को। इनकम टैक्स बोलता है 30 तारीख को, जिस दिन मेरा राइट एस्टैब्लिश हो गया सैलरी मांगने का एम्प्लॉयर से, उस दिन ही मेरी सैलरी ये टैक्सेबल हो गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्यू बेसिस पे। अब ऐसा हो सकता है कि मैंने अप्रैल में काम किया, मई में सैलरी मिला, मई का सैलरी मुझे जून में मिला, ऐसे करते 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 हम लोगों ने मार्च तक काम किया और मार्च का सैलरी मुझे 5 अप्रैल को मिलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर 11 महीने का सैलरी अप्रैल से लेकर फरवरी तक का ड्यू और रिसीट दोनों हो गया। 12वां महीना जो है मेरा मार्च का, वो ड्यू हुआ है 31 मार्च को, तो टोटल 12 महीने का सैलरी मेरा टैक्सेबल होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं एम्प्लॉयर के पास जाता हूं, बोलता हूं सर मुझे ना कुछ फैमिली इमरजेंसी पड़ी हुई है, मुझे आप 3 महीने की सैलरी एडवांस दे दो। एम्प्लॉयर के पास जो मेरा रेपो अच्छा है, वो बोलते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप जाके अकाउंटेंट से ले लो, मैं फोन कर देता हूं। अब वो 3 महीने का भी सैलरी मैंने एडवांस में ले लिया, तो 12 महीने का सैलरी ऑलरेडी मेरा टैक्सेबल था। अभी ये 3 महीने का सैलरी भी जो एडवांस में लिया ये भी रिसीव तो कर लिया ना। तो इस साल मुझे टोटल 15 महीने के सैलरी पे टैक्स देना पड़ेगा, ये आपका चार्जिंग सेक्शन बतलाता है। ऑफ कोर्स यहां पे हम लोग को 89(1) का रिलीफ मिलेगा, जो हम लोग आगे बात करेंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो जब भी 12 महीने से ज्यादा टाइम का सैलरी पे अपने को टैक्स देना होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, हम लोग वहां पे 89(1) का रिलीफ जरूर चेक करेंगे कि हमें वो रिलीफ मिलेगा या नहीं है। अच्छा, 12 महीने से ज्यादा सैलरी कब टैक्सेबल होगा? 2 रीजन में। पहला, अगर आपने एडवांस में सैलरी ले लिया है, जब भी हम लोगों ने बात किया ऑलरेडी 12 महीने का सैलरी लेने के बाद हमने 3 महीने एडवांस ले लिया, तो टोटल 15 महीने का सैलरी टैक्सेबल हो गया इस बार। और दूसरा, कभी कभी एरियर ऑफ सैलरी भी आपको मिलता है, जिसके कारण आपको 12 महीने से ज्यादा टाइम का सैलरी मिलता है एक फाइनेंशियल ईयर में। एरियर ऑफ सैलरी का मतलब होता है कि ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर जो आपने काम किया है उसका तो मिल ही रहा, उससे पहले का फाइनेंशियल ईयर का भी कोई इंक्रीमेंट्स अगर आपको सैलरी का मिलता है जो कि उस फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल नहीं हुआ, तो इस बार
जब वो आपको मिलेगा रिसीव बेसिस पर टैक्सेबल होगा, तो 12 महीने का ऑलरेडी इस साल का आपका फाइनेंशियल ईयर में होगा ही होगा सैलरी, प्लस कुछ पिछले फाइनेंशियल ईयर्स का भी सैलरी हो सकता है आपको मिलेगा जो आपके इस ईयर में ही टैक्सेबल होगा। तो 12 महीना प्लस एक्स्ट्रा, तो अगेन आपको 89(1) का रिलीफ यहां भी मिलेगा। जनरली ये गवर्नमेंट सेक्टर में होता है ना कि उनके यहाँ वेज बोर्ड का सिस्टम होता है जो डिसाइड करती है कि आपकी सैलरी कितने बढ़ रही है और कब से इफेक्टिव हो रही है। 3 साल पहले से भी इफेक्टिव होती है, 4 साल पहले से भी इफेक्टिव होती है। तो वो 3-4 साल पहले जब से इफेक्टिव होती है तब से तो ऑलरेडी अकाउंटिंग हो चुका है, हमने भी, मुझे भी जो सैलरी मिली होगी मैंने उस पर टैक्स दे दिया होगा। लेकिन आज के डेट में अगर मुझे पिछले 3 सालों की इंक्रीमेंट मिलती है, हर महीने मान लीजिए 5,000 रुपए मेरा सैलरी बढ़ा, तो एक महीने में, एक साल में 60,000 रुपए मेरा इंक्रीमेंट होता है, 3 साल में 1,80,000, वो 1,80,000 इस फाइनेंशियल ईयर में मेरा टैक्सेबल होगा। लेकिन हम लोग 89(1) का रिलीफ इसमें भी क्लेम कर सकते हैं क्योंकि ये सारा जो मुझे मिल रहा है वो इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं है, वो पिछले फाइनेंशियल ईयर्स का है। सेक्शन 17 बताता है कि सैलरी में क्या क्या टैक्सेबल है, और जो डिफिनेशन दिया गया है सैलरी का वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में दिया गया है, जो एक इंक्लूसिव डिफिनेशन है। इंक्लूसिव डिफिनेशन का मतलब होता है सैलरी में इन्होंने बताया ये इंक्लूड होगा। तो इन्होंने बोला है, इनकम टैक्स एक्ट वालों ने, कि सैलरी का मतलब होगा वेजेस, एन्यूटी जिसको हम लोग पेंशन के नाम से भी जानते हैं, ग्रेच्युटी, आगे बात करेंगे ग्रेच्युटी क्या होता है, एनी फीस, कमीशन, परक्विजिट ऑफ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी। सैलरी नहीं ले रहे हैं आप, पैसे ले रहे हैं एम्प्लॉयर से, आप चाहे उसको प्रॉफिट का नाम दीजिए, आप उसको कमीशन का नाम दीजिए, आप उसको परक्विजिट का नाम दीजिए, एम्प्लॉयर से कुछ भी मिलेगा इस हेड में टैक्सेबल है। एडवांस सैलरी, अभी हम लोग बात किए ना कि ड्यू और रिसीट विच इज अर्लियर, तो एडवांस सैलरी भी टैक्सेबल होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट। एनी पेमेंट रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव नॉट अवेल, जिसको हम लोग लीव इनकैशमेंट बोलते हैं। हर जगह जब आप काम करते हैं तो वहां पे कुछ लीव्स आपको मिलते हैं, आप छुट्टी ले सकते हैं। अगर आपने नहीं लिया तो बहुत सारे कंपनीज में ये प्रोविजन होता है कि एम्प्लॉयर उसके बदले में आपको ना मॉनेटरी बेनिफिट देती है, मतलब पैसे देती है आपको कि आपने छुट्टी नहीं लिया, आप 2 दिन का मेरे से पैसे ले लो, वो भी सैलरी का पार्ट बनता है, वो भी टैक्सेबल है। प्रोविडेंट फंड का वो पोर्शन जो टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा आपको मिल रहा है वो सैलरी में डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। एम्प्लॉयर अगर आपको एनपीएस में आपके बिहाफ में कुछ भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो 80CCD में वो भी आपके सैलरी में कंट्रीब्यूट होगा। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अग्निवीर कॉर्पस फंड में कुछ भी कंट्रीब्यूशन करती है ऑन बिहाफ ऑफ अग्निपथ स्कीम, तो उसको भी हम लोग सैलरी हेड में टैक्सेबल करेंगे। आपको रिसेंटली अभी आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक सिस्टम लेके आई है जहां पे 4 इयर्स के लिए आर्मी में जॉब दी जाएगी। ये जो आर्मी वाले 4 इयर्स के लिए आर्मी में जॉब करेंगे, इनको इन्होंने नाम दिया अग्निवीर। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, बोलती है कि देखिए भाई, आप 4 साल तक काम करेंगे, आपके सैलरी से हम लोग कुछ पैसा डिडक्ट कर लेंगे और उसमें हम लोग भी उतना ही पैसा मैच कराएंगे, मिलाएंगे, और ये दोनों अमाउंट, आपका सैलरी का पोर्शन प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का सैलरी का पोर्शन, एक फंड में जमा कर दिया जाएगा जिसको अग्निपथ स्कीम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो अग्निपथ स्कीम में अग्निवीर के बिहाफ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करेगी वो अग्निवीर वाले के लिए सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा।